राजस्थान की धरती जितनी प्रसिद्ध है अपने शौर्य, सुंदरता और यहाँ की वीर गाथाओं के लिए, उतनी ही प्रसिद्ध है यहाँ की लोक कलाएं, यहाँ के लोक नृत्य। और ऐसा ही एक खास लोक नृत्य है घूमर। नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में स्वागत है आप सभी का। आज अलबेलो राजस्थान में हम एक ऐसी ही अलबेली शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो आज मैं हूँ आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। हमारी घूमर 6 नखराली एमा घूमर रमवा में जाशा। और घूमर रमवा जाशा, लेकिन घूमर क्या है, घूमर को समझना भी तो पड़ेगा निशा जी, बिल्कुल, है ना। घूमर की बारीकियां जिन्होंने अपने जीवन को घूमर में समर्पित कर दिया। हालांकि वो 3 स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तराखंड से आती है, उत्तराखंड में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में बॉलीवुड तक राजस्थान की कला संस्कृति को पहुंचाया और फिर राजस्थान की बहू बनी, राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी और घूमर को अपने जीवन में इस तरह उतार लिया कि घूमर को एक मर्यादा में रहकर और घूमर की जो बारीकियां हैं वो आने वाली पीढ़ी को समझा रही है। अनिशा, मैं बात करूं, आज हमारी जो खास मेहमान है माने मोतियासू मूंगा मेहमान है, बारो स्वागत करा ज्योति दी तोमर। बहुत बहुत स्वागत है मेहमान। तो मैम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आप उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ की हरी भरी वादियों में आपका बचपन कैसे बीता? कोई ऐसी याद जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जहाँ आप वहाँ की वादियों में नृत्य करते हुए, नाच कूद करते हुए आपने अपना बचपन बिताया हो? कोई खास याद वहाँ से जुड़ी हुई? मैं एक्चुअली पैदा तो मैं मुंबई में हुई हूँ, लेकिन अच्छा। मुझे याद है जब मैं पिताजी के साथ पहली बार हमारे पौड़ी गढ़वाल के गांव में गई थी जी। तो पिताजी, जिनका हमारे सामने ये परिचय था कि थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा अनुशासन से हम लोगों के साथ में रहते थे और पिताजी थे जी। तो उनको किसी दूसरे स्वरूप में हमने कभी देखा नहीं था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो एक तो मैं हतप्रभ थी वहाँ की सुंदरता देख करके, और शाम के वक्त पहुँचे थे और उसके बाद जो अनुभव था वो ये था कि हमारी दादी, मतलब सगी दादी नहीं पर पिताजी की चाची, ताई, भाभियाँ जो थी, सभी इकट्ठा हुई और सभी ने पिताजी को मिलके, अरे शशि आया है। और वो ना एक तरीका होता है गढ़वाल में, वो ऐसे ठोडी पकड़ते हैं और फिर ऐसे चूमते हैं। तो पिताजी के का मैंने बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, कोमल स्वरूप देखा वहाँ पर, और वो इतने खुश थे। और मैंने पहली बार महसूस किया कि पिताजी सिर्फ पिताजी नहीं है, पिताजी बेटे भी हैं, भाई भी हैं, देवर भी हैं, भतीजे भी हैं, क्योंकि सबका उस तरीके से उनकी तरफ बातचीत करने का तरीका। अगले दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे उठाया और कहा, ज्योति उठो। तो मैं तुरंत उठ करके बैठी और हड़बड़ा करके उठी, क्योंकि इतनी अच्छी तेज़ धूप और सब था। तो पिताजी ने कहा, आ जाओ बाहर निकलो। तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बिल्कुल सामने सुनहरा सब कुछ था। पिताजी ने कहा, वो देख रही हो? मैंने कहा, क्या है ये? बहुत सुंदर है। पिताजी ने कहा, वो हिमालय है। तो हमारे घर के आंगन से ही मतलब दिख रहा था। तो मैं ऐसे, मई का महीना था लेकिन फिर भी ठंडी थी थोड़ी थोड़ी। तो मैं खुश देख रही हूँ पहाड़, अलग अलग रंग के पहाड़, हरा भी जो है अलग अलग रंग का। तो पिताजी ने कहा, देखा है कभी तुमने ऐसे? मैंने कहा, नहीं पिताजी। तो उसके बाद मैंने कहा, मैं डर गई। मैंने कहा, पता नहीं मैं कितनी देर सोती रहेगी। मैंने कहा, पिताजी कितने बजे है? बहुत देर तो नहीं होगी? अपने पिताजी ने कहा, नहीं 5:30 बजे है। अब मैं फिर चौंक गई। 5:30 बजे इतना सुंदर सूरज उगा हुआ, सामने के पहाड़ बिल्कुल सुनहरे हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने कहा, गढ़वाली बोलना जानती हो? मैंने कहा, हाँ गढ़वाली बिल्कुल बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा, गाने आते हैं? कुछ मैंने सुना, क्योंकि माँ बहुत अच्छा गाती थी, पिताजी का भी रुझान बहुत था संस्कृति की तरफ। तो हमारे घर मुंबई में भी पहाड़ से जितने भी कलाकार थे, पिताजी उनको बुलाते थे, उनको बाकायदा लिखते थे क्या गाना है, कैसे है, उनको रिकॉर्डिंग करते थे, उनका प्रस्तुतिकरण करवाते थे मुंबई के स्टेज में, जिससे कि वहाँ के जो प्रवासी गढ़वाली हैं वो एक उनका रिश्ता बना रहे। तो वहाँ पर गाया उन्होंने, चौफल होता है एक नृत्य, एक थड़िया गीत होता है, तो वो उन्होंने किया। तो मैं उनको देख रही थी, थोड़ा उनके साथ करने की कोशिश की, जहाँ पर थोड़ी बहुत मेरी त्रुटियाँ थी उनको उन्होंने सुधारने की कोशिश की। तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। तो उसके बाद तो बार बार जाना होता रहा। तो ये तो देवभूमि की बात आपने पूछ ली निशा जी। जब ज्योति डी तोमर, तो अभी आप हैं, जब ज्योति नैथानी थी, एक छोटी बच्ची थी मुंबई में, देवभूमि से आपने बताया, इतने इंस्पायर थे, हिमालय को आप देख कर आए थे, क्योंकि आपके अंदर कला उस समय बाहर आ रही थी, क्योंकि कलाकार आपके अंदर एक जाग गया था। तो शुरू से ही आप नृत्य की दुनिया में जाना चाह रही थी या कुछ और भी सपना था?
नहीं, नृत्य तो मैं, मेरे ख्याल से मैं 3.5 पौने 4 साल की थी तो मेरी बड़ी बहन कथक सीख रही थी जी। तो वो जब अपना रियाज करती थी तो उनके साथ में पिताजी ने पतले पतले घुंघरू बनाए हुए थे तो वो भी पहन के मैं भी रियाज करती थी। लेकिन जहाँ मैं कथक एक तरफ सीख रही थी, लेकिन बनना मुझे पुलिस था। अच्छा, पुलिस में जाना कॉलेज में पहुँचते पहुँचते किरण बेदी जी मेरी बहुत बड़ी आइडियल थी कि मुझे पुलिस में जाना है, समाज में बदलाव लाना है। जो गलत, वैसे मुंबई में रहते हुए कभी छेड़खानी हो महिलाओं के साथ में, ऐसा कोई कभी अनुभव रहा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई इक्का दुक्का दिख जाता था तो उनको आपने की है पुलिस कार्रवाई? जब कि आज भी कर लेती हूँ जी, जरूरत पड़ती है तो। जी। तो बनना तो पुलिस ऑफिसर था। तो माँ पिताजी ने कभी भी उसके लिए ये नहीं कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते और तुम ये करोगी। बहुत ही जिसको कहते हैं ना स्वतंत्रता के साथ में, फ्रीडम भी थी पर अनुशासन भी था। बताया जाता था कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद अगर आपको कोई निर्णय लेना है, सही हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो हम आपके साथ हैं आपको सहयोग के लिए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है ग्रेजुएशन करो, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। तो बनना तो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन फिर कॉलेज ऑनवर्ड्स ऐसी चीज़ें हुई कि नृत्य थोड़ा ज़्यादा आने लगा जीवन में। तो अनुभव अपना एक मेरा जो रहा वो ये रहा कि 11वीं या 12वीं में थी तो हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन था। तो उसके लिए एक हमारी कोरियोग्राफर आई थी वसुंधरा मेहता, तो उन्होंने हमको गुजराती गरबा सिखाया। तो गुजराती गरबा सीख करके तो बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक ग्रुप है और हम लोग नवरात्रि के 9 दिन में बम्बई के अलग अलग स्टेजेस में परफॉर्म करते हैं, करोगी? मैंने कहा माँ पिताजी से पूछ रही थी, क्योंकि डांस सीखा हुआ था, कथक सीख रही थी, लेकिन उसकी तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं था। तो घर में जाके कहा कि कोई कोरियोग्राफर आई थी, उन्होंने कहा डांस करना चाहती हो तो क्या करो? तो माँ पिताजी ने कहा नहीं, पहले पढ़ाई अपना पूरी कर लो, उसके बाद में देखेंगे हम। तो मैंने जाके उनको कह दिया, उन्होंने कहा अपना पता दे दो, मैं तुमको 4 साल बाद पूछूंगी फिर से। लिख करके दे दिया। मैं तो भूल गई, लेकिन 4 साल बाद उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा था कह के कि ज्योति आशा है तुम्हारा जो है ग्रेजुएशन पूरा हो गया होगा और अब तुम शायद हमारे साथ जुड़ सकती हो। तो मैं तो वो देख करके बिल्कुल चौंक गई कि उनको मैं याद थी जी। तो बरसों बाद जब मैं उनसे वापस मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ज्योति सबने तुमको ज्योति की तरह देखा, मैंने तुम्हें ग्रेस देखा। इसलिए वहां से फिर मेरी नृत्य की जो है एक जर्नी, सफर की शुरुआत हुई। जी। तो गरबा से आपने शुरुआत की, घूमर की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? पहले आपने कथक सीखा, कथक के बाद में फिर आपने गरबा की ओर आपका रुझान हुआ, फिर घूमर की तरफ आप कैसे आई? कैसे आपने इस नृत्य की बारीकियों को सीखा? बिल्कुल अनिशा, मैं ही पूछना चाह रहा था, देवभूमि से होते हुए बॉलीवुड गए, बॉलीवुड से फिर गुजरात, धोरों की धरती में प्रवेश कैसे हो गया आपका? नहीं, वो बड़ी ही रोचक बात है। मैं कक्षा 9 में थी तो हमारा पिताजी का नियम था कि पढ़ाई जो है वो अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं हम लोग। तो मैं कक्षा 9 में थी और वहाँ पर डांस बैले हुआ सेनानी, रानी हाडी की कहानी जो अपना। तो जब मैंने वो सब सुना तो मैं, जब पूरी कहानी बताई गई, जो कोरियोग्राफर आए हुए थे हमारा वो सेट करने के लिए, तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा इतना साहस किसी महिला में कि वो ये कहती है कि मेरे कारण आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। तो उन्होंने अपना मस्तिष्क काट करके दे दिया। चुंडावत मांगी सैलानी, सिर काट दी जो क्षत्राणी। तो मैंने कहा इतना साहस किसमें होता है और ये राजपूत महिलाएं किस मिट्टी की बनी हुई हैं? तो आसपास तो ऐसी कोई जानकारी थी नहीं, बिल्कुल राजस्थान के लोग थे पर वो बिजनेस क्लास वाले ज्यादा थे। तो वो एक छाप दिमाग में बैठ गई थी और मैं डेफिनेटली मैं रानी हाडी का रोल कर रही थी। तो वो पूरा एक अनुभव, घूमर से सबसे पहला परिचय मेरा वहीं पे हुआ। तो उसके बाद में जब मैं 88 में राजमाता साहब को मिली, मेरी बहन वो नेशनल आर्काइव्स में अपना घूमर की रिसर्च रिकॉर्ड करवा रही थी और वहीं पर मेरी बड़ी बहन जो विशारद हैं संगीत में, शास्त्रीय संगीत में, वो वहाँ पर लंगा मांगनियास पे काम कर रही थी अमना। तो राजमाता साहब उस वक्त ढूंढ रहे थे, नई गायिका ढूंढ रहे थे क्योंकि गोरी बाई जी का निधन हो गया था, वो अकेडमी में गाया करती थी जी। तो जब उनको जानकारी हुई कि मेरी बड़ी बहन गाती है नंदिनी,
तो उन्होंने कहा हमारे साथ जुड़ना चाहोगी, गाना चाहोगी? तो मेरी बहन ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी ऐसी अकेडमी, तो मेरी बहन ने कहा मेरी छोटी बहन जो है उसको बड़ी उत्सुकता है, और वो स्कूल में उसने एक बार किया था, तब से उसके दिमाग में राजपूत महिलाएं और घूमर इससे बड़ा लगाव है। तो उन्होंने कहा मेरा प्रोग्राम आने वाला है डीडी में रात को, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूजिक आया करता था रात को, कि तो उसको दिखाइएगा। तो जब मैं घर पहुंची तो मेरी बहन ने कहा आज देखना। जब मैंने राजमाता साहब का वो शो देखा, मुझे लगा जैसे मैं घर पहुंच गई हूँ। मैंने कहा मुझे इनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा, मेरी बहन ने कहा कल आ जाना, NCPA में वो हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, पर मुझे इस वक्त भी राजमाता साहब दिख रहे हैं। वो बैठे हुए थे, सर पे पल्लू, और मतलब उनका ऑरा इतना खूबसूरत था जी। तो बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा अच्छा, मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों गए। तो उन्होंने कहा अच्छा डांस जानते हो? तो हमने कहा हाँ, हम कथक सीखा हुआ है। कि अच्छा, लेकिन कथक से थोड़ा अलग है घूमर, और घूमर की जानकारी है? मैंने कहा हाँ, क्लास में स्कूल में किया था। उन्होंने कहा लेकिन बेटा वो और जो हम करवाते हैं उसमें अंतर है। मैंने कहा ठीक है। तो उनकी एक असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा इनको फुटवर्क करवाओ पहले। तो उन्होंने जो फुटवर्क करवाया घूमर के नाम पे, तो मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने कहा ये, तो उन्होंने कहा घूमर का सही पद चलन यही है। तो जब वो किया, तो जब मैं 3-4 बार उन्होंने दोहराया और हम दोनों बहनों ने अच्छे से किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा पद संचालन तुम्हारा सही है, और रिदम में हो, थोड़ा सा नाजुकता से करने की जो बात है, तो अब तुम आगे आ सकती हो। अगले सप्ताह से मेरे घर आना, तो हम तुमको इसके लिए ट्रेन करेंगे। तो हम हर रविवार को राजमाता साहब के घर जाते थे। वो कफ परेड मुंबई में रहते थे। सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक हम लोग रोज वहाँ पर सीखते थे। तो ये मेरा परिचय घूमर के साथ में रहा। बिल्कुल अनिशा, जिस तरह से कहते हैं पूतरा पग पालने में दिख जावे, ऐसे ही आपके पदचिन्ह देखकर उन्होंने सोच लिया कि ये घूमर को आगे तक ले जाएगी। लेकिन घूमर से थोड़ा अलग एक सवाल मन में आ रहा है अनिशा जी, शायद अपनी चर्चा भी हो रही थी। आप जिस रूप में यहाँ बैठे हैं, एक समय था शायद 1988 का समय था जब आप ऐसी ही दूरदर्शन के चैनल पर एक होस्ट की तरह हुआ करती थी, और अब आज यहाँ आप गेस्ट की तरह, एक बदलाव है। क्या मेमोरीज आ रही है, क्या यादें आ रही है? नहीं, असल में 85 में मैं कॉलेज की तरफ से हम एक प्रोग्राम आता था हिंदी युव दर्शन, जी दूरदर्शन पर ही आता था, DD 2 आता था तब जी। तो उसमें मैं भाग लेने के लिए पहुंची थी और बातचीत हो रही थी। तो जो प्रोड्यूसर थे हमारी कल्पना वोरा जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा कि ये अच्छे से बात कर रही है और पूरा कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मुझसे पूछा कि कार्यक्रम को होस्ट करना चाहोगी कभी? मैंने कहा हाँ कर सकती हूँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले सप्ताह मैं बुलाऊंगी, तुमको विषय दूंगी, उसके लिए तुम्हें क्या लगता है कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, वो सवाल बना के लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे विषय दिया, अगले सप्ताह मैं गई, सवाल बना करके लेके गई, तो उनको अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से फिर मेरी वो यात्रा शुरू हुई कि दूरदर्शन में हिंदी दूरदर्शन मैं कंपेयर किया करती थी। 93 तक किया, उसके बाद फिर शादी हो गई जी। ये सवाल बहुत ज़रूरी था अनिशा जी, क्योंकि आप उस युग को जीकर आई और आज फिर गेस्ट के रूप में यहाँ पर बैठी हैं। और घूमर की बारी की अनिशा जी चर्चा चल रही थी, तो घूमर एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर घूमर आपकी नज़र में है क्या? घूमर पे आपने बहुत रिसर्च किया, डांस एक अलग बात है, घूमर वास्तविकता में क्या है? घूमर एक नृत्य है, फ्यूजन है, कंफ्यूजन बहुत सारा है, वो कंफ्यूजन दूर कीजिए। खास तौर से आज के समय में बहुत कंफ्यूजन है, जब रील्स का दौर है, बहुत छोटे वीडियोस लोग बनाने के लिए, ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा व्यूज़ के लिए, कहीं ना कहीं क्या उस डांस फॉर्म का जो ओरिजिनलिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो कहीं खोती जा रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली खो रही है। और सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ है वो ये है कि हम घूमर और नाच, ये दो अलग शैलियाँ हैं, और वो अब मिल गई हैं जी। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वतंत्रता जब हम लोगों को मिली, उसके बाद से हमारे जो संयुक्त परिवार थे उनका जो है वो छोटे 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 होते चले जा रहे हैं। तो राजमाता साहब हमको बताते थे कि जब वो तो किशनगढ़ से थे, वो वहाँ के राजकुमारी थे, तो कहते थे हम लोगों को किसी टीवी की, तब तो था भी नहीं, या किसी रेडियो की या किसी दूसरे मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती थी। ये याद रखो कि ये जो कुछ भी गीत हैं, जो नृत्य हैं, ये हमारे स्वतः सुखाए के हैं, और यही हमारा मनोरंजन भी हुआ करता था जी। किशनगढ़ का सांस्कृतिक सारा हिसाब किताब इतना समृद्ध, वो हमको बताते थे कि
जो ये हमारे कलाकार हैं, जो वादक हैं, सब कुछ है, हमारे यहाँ हाजिरी में हुआ करते थे। तो जान सुबेर होए तो पोर्ट महाराज हमारा पोड़ रिया है, जिम रिया है, नावण वास्ते गया है, कहीं भी करे गीत रे रूप में ते सब म्यूजिशियंस जो थे वो अलग अलग गीत गाते थे। अब अगर कोई बेटी ब्याही हुई है, वो घर वापस आई है, तो बेटी दामाद के गीत गाए जा रहे हैं। आप घनी चौकी बोली राजस्थान, थोड़ी और बोलो था। नहीं वो तो उन्होंने कहा कि ये जो गीत गाए जाते थे, तो बेटी बहू आए हैं, बेटी आई है, तो वैसे गीत बेटी दामाद के गीत गाए जा रहे हैं। महाराज जो है वो सोने चले गए तो सोवनरा गीत हो रहा है, जीम रहा तो जीमनरा गीत हो रहा है, नावण गया तो पोड़ने गए उसके गीत हैं, पूजा कर रहे, तो इतना समृद्ध है हमारा जो सब कुछ है। अब दुर्भाग्यवश ये है कि मांड के नाम पे लोग सिर्फ केसरिया बालम गाते हैं, जबकि मांड कितनी सारी हैं। तो उनका नियम था, उन्होंने कहा मैं मांड के नाम पे केसरिया बालम नहीं गवाऊंगी, दूसरी मांड गवाते थे। घूमर के नाम पे उन्होंने कहा लोग क्या करते हैं, पोशाक पहन लेते हैं और घूमर छे नखराड़ी बजाते हैं, नाच लेते हैं। तो वो कहते हैं बाई मारी तो यान बिखर जावे स्टेज पे कि बातों फिर जावे। तो वो कहते थे हमको सिखाया था, लेकिन हम घूमर छे नखराड़ी कभी भी प्रस्तुतिकरण उसका नहीं करते थे। उन्होंने कहा गरबा करने जा रहे हो, कभी एक ही गाने पे गरबा किया है, कितने गीत हैं, तो हम क्यों राजस्थान की दूसरी अलग घूमरों का नाश कर रहे हैं। तो हम अलग अलग घूमर करते हैं। घूमर एक नृत्य की शैली है जिसमें अलग अलग गाने आ सकते हैं, सिर्फ ये गाना ही घूमर नहीं है। ये बड़ी एक नहीं, घूमर के बहुत सारे गाने हैं, और उन घूमर के गीत में भी आपको अलग अलग जैसे नवरस है देखने के लिए मिलेंगे। श्रृंगार की घूमर है, विरह की घूमर है, और जो बारिश के मौसम में होने वाला जो नृत्य होता है उसको लूर कहते हैं। तो उसका फुटवर्क अलग होता है, हाथ में थाली लेके जब नाचा जाता है फागन के मौसम में, वो नाच है। तो नाच, घूमर, और फिर एक और चीज होती है गेर घूमर। आमतौर पे राजस्थान में वो पुरुष करते हैं, पर राजघरानों में महिलाएं करती हैं। पारंपरिक स्वरूप में उसको ढाल और तलवार के साथ में किया जाता था, लेकिन फिर ढाल और तलवार छोड़ करके उसको डंडिये लेकर के किया जाता है, और उसमें नीचे फुमते होते हैं, और उसको पकड़ने का तरीका वही ढाल तलवार का ही होता है। तो अधिकतर हम धूसो बाजे हो राजा मारवाड़ में उस गीत पे उन्होंने हमको वो गेर की घूमर सिखाई थी। तो वो हमेशा ये कहते थे कि क्योंकि अब परिवार सीमित होते चले जा रहे हैं, तो जो सांस्कृतिक जो हस्तांतरण होता है, माँ दादी नानी जैसे नाची, बच्चे को जैसे आज कक्षाएं लगती हैं कि बैठो 1 2 3 पे नाचो, वो नहीं होता था। प्रसंग है, कोई त्योहार है, घर में बेटी हुई है, बेटा हुआ है, या जो जीत करके आए हैं, युद्ध जीत करके आए हैं, दिवाली है, फागन है, तीज है, तो उस वक्त यही हो रहा है कि महिलाएं जो हैं वो मिल करके नृत्य करती थी। गोलाकार में होता है घूमर, सिर्फ गोलाकार में होता है। अगर आप अकेले नाच रहे हैं वो नाच होता है, वो घूमर नहीं होता है। दुर्भाग्य है कि लोगों ने वो जानकारी आगे बढ़ाई नहीं, और जिन्होंने स्वीकारी उन्होंने सवाल पूछे नहीं, तो आज लोग अकेले नाचते हैं और कहते हैं मैं घूमर कर रही हूँ। फुटवर्क भी गलत है और अकेले नाच, आप अकेले गरबा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए कभी आज तक मैंने तो किसी को सुना नहीं है, और हमारे राजस्थान में भी कभी किसी को नहीं सुना है जो अकेले नाचे और कहते हैं मैं गरबा कर रही हूँ। वैसे ही घूमर जो है वो सामूहिक नृत्य है, वो सिर्फ गोलाकार में होता है। उसमें कोई लाइन बन गई, यहाँ गए वहां गए नहीं। जो लाइन बनती है, 2-2 युगल में नाचते हैं और फिर क्रिस क्रॉस होता है, वो सब नाच में होता है, उसका फुटवर्क ही अलग है। तो ये बारीकियां राजमाता साहब हमको सिखाते थे। नाच का और घूमर का और नाच के ताल में भी अंतर होता है। खेमटा है, दादरा है, कहरवा है, ऐसे अलग अलग है। खेमटा जो है वो मेवाड़ की साइड की घूमरों में बसता है। अच्छा। मारवाड़ की साइड में कहरवा और दादरा ज्यादा बसता है। तो ये जो बारीकियां हैं वो हमको सिखाते थे। उनकी अकेडमी में, जैसे मैं गढ़वाल से हूँ, कोई महाराष्ट्र से था, कोई गुजरात से था, वो कहती थी कि जिसको सीखना है मेरे पास आओ। उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया हमसे सिखाने का। अच्छा। एक पैसा नहीं। और वो कहती थी कि देखो, अगर झवेरी सिस्टर्स बाहर आकर के मणिपुरी डांस नहीं सिखाती, लोगों को नहीं बताती, तो मणिपुरी डांस लोगों के समझ में ही नहीं आता, जानकारी ही नहीं होती। तो इसलिए तुम लोग राजपूत नहीं हो, तुम लोग राजस्थान से भी नहीं जुड़े हो, लेकिन जो मेरे पास आएगा, जो सीखेगा और जो इसके वास्तविक स्वरूप को आगे ले जाने में मेरी मदद करेगा, आइए मुझसे सीखे
और मैं उन सिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या तो इस तरीके से उन्होंने हमको सबको सिखाया। और राजस्थान में भी आकर के हमने वर्कशॉप्स किए हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, हम वर्कशॉप करें, क्योंकि डांस के अलावा वो जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो बहुत ख़ास तरीके से उन्होंने कहा मैं रिकॉर्डेड म्यूज़िक में परफॉर्मेंसेस नहीं करूँगी। तो आज भी हम जो है हमारे म्यूजिशियंस राजस्थान से ही आते हैं। हमारे जो नगारची हैं वो आते हैं जोधपुर से, वो जोधपुर हिजाइनिस की हाजिरी में हैं। वो तो मेरे भी सीनियर हैं एकेडमी में, वो 85 से जुड़े हुए हैं राजेंद्र साहब के साथ में जी। दूसरे जो सारंगी वादक हैं, ढोलक है, ढोल है, वो सभी हमारे जैसलमेर जोधपुर यहीं से आते हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ नृत्य ही नहीं, हमें इन म्यूजिशियंस को भी, जो हमारे संगतकार हैं, इनकी भी आजीविका पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमने रिकॉर्डेड बजाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये लोग भी कोई और उद्योग करने लग जाएंगे और ये संस्कृति पूरी खत्म हो जाएगी। तो हमारी एकेडमी सिर्फ डांस ही नहीं, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारा जयपुर में ही वर्कशॉप है 13 सितंबर को, तो हमारे म्यूजिशियन आएंगे, जोधपुर से आएंगे, जैसलमेर से आएंगे। तो पूरी वर्कशॉप में भी लाइव म्यूजिक रहता है और पूरी संस्कृति के साथ में क्यों होता था, कैसे होता है, क्यों ये फुटवर्क अलग है, ये जानकारी देते हुए हम करते हैं। तो इसीलिए जब मैं रील्स देखती हूँ, ये तो मेरा होमवर्क है, जब मैं रील्स देखती हूँ और लोग वाहवाही करते हैं और लाइक्स के लिए लोग गोलाकार में लगातार गोल 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 घूमते हैं और फिर ऐसे करते हैं, तो अब प्रत्यक्ष कभी मिलें तो मैं उनको समझाऊं। और दूसरी बात ये हो गई है कि सब यूं नाचते हैं, जैसे हमारी पपेट है ना, तो वो एक तरफ कमर हो जाती है, वो यूं ना, आंखों का पर्देदारी होती है, पर इतनी भी कि नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आपका चेहरा जो है वो गायब हो जाए। बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जो खत्म होती जा रही हैं, और इसके कारण जो है जब आप यूं नाच रहे हो, यूं नाच रहे हो, हाथ है आपका कोमलता से वो घूमना चाहिए। आप इंसान हैं, आप पपेट नहीं हैं, कठपुतली नहीं है, तो आपका यूं हाथ नहीं, आपका हाथ यूं गोलाकार में घूमना चाहिए। हर हाथ का मुद्राएं नहीं है, लेकिन हर हाथ का जो आपकी बनती हैं, यूं घुमाया है या आपने यूं घुमा करके लेके आया, अब इसको मैं यूं लेकर के आऊं और इसको मैं अगर यूं लेकर के आऊं, फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। और एक मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन नहीं हम बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं आज घूमर के बारे में। एक स्टेप है जो लोग बहुत कर रहे हैं, घूमते हैं और वो यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ लेकर के आते हैं, ये अश्लील है। इसलिए क्योंकि जब आप किसी भी हाथ की मुद्राएं किसी भी शरीर के किसी भी अंग के पास लेकर के जाते हैं, तो आप अगर नथ है तो आप यूं दिखाते हैं, राखड़ी है तो आप यूं दिखाते हैं, कुंडल है तो आप यूं दिखा रहे हैं, हिवड़े ने हाथ सजा तो आप यूं दिखा रहे हैं। पर वहीं पर अगर आपका हाथ घूम करके आपके कमर के नीचे यूं आ रहा है, आप क्या दर्शाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये मुद्राएं बहुत कुछ अर्थ ये अश्लील है। आपका हाथ ये आप यहाँ पर लेकर के गोल गोल, अगर आपको करना है तो आप कमर के ऊपर इसको कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी ने किया और उसको उसमें वाहवाही मिल गई इसलिए आप भी कर रहे हैं, नहीं। तो ये जो बारीकियां हैं इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस नृत्य शैली की बारीकियां जो हैं वो नहीं पता होती हैं। जैसा आपने बताया कि फुटवर्क अलग होता है, हाथों का जो मूवमेंट है वो बहुत ग्रेसफुली और बहुत एक डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो ये सीखने के लिए अगर कोई नृत्य में जाना चाहते हैं और ख़ास तौर से घूमर को सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक फुटवर्क बिल्कुल अलग होता है, आपने बताया कि नाच और घूमर में बहुत फ़र्क होता है, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफ्रेंशिएट किस तरीके से जो नए लोग सीखना चाहते हैं इस नृत्य को, वो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें और किन बातों का ख्याल रखें? जैसा अभी आपने बताया कि अपने हैंड मूवमेंट्स का, हाथ आपके कहाँ पर जा रहे हैं, उस तरीके से आप अगर किसी चीज़ को, नथ को दर्शाना चाहते हैं तो आप हल्का सा फेस के पास में हाथ को लेकर जाएंगे। इस तरीके से और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए घूमर जब हम करते हैं तो खास तौर से? सबसे पहले तो हमको अपना होमवर्क करना चाहिए। ये जानकारी देखनी चाहिए कि जिसके भी पास हम जा रहे हैं जी, उसका अपना कितना अनुभव है और उनके पास कितनी जानकारी है। घूमर, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, बहुत तरीके की, राजमाता साहब की किताब आने वाली है, वो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका जो रिसर्च वर्क है उसको हमने हिंदी में अनुवाद करके, इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी आएगी और हिंदी में भी आएगी। घूमर वर्तन से परिवर्तन तक, क्योंकि हमेशा परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन परिवर्तन किस कीमत पर हो रहा है उसका भी हमको ध्यान रखना है।
जितने भी घूमर सिखाने वाले लोग हैं या जो रील्स भी बना रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो बाहर परोस रहे हैं लोगों के लिए, आपको देख करके आपके कितने फॉलोअर्स हैं ये देख करके लोग सोचते हैं हाँ इन्होंने जो किया है वो सही है। सही बात है। आप प्लीज इसलिए सही कीजिए और घूमर की जो बारीकियां हैं उनको सीखिए, समझिए, जानिए। आज घूमर के नाम पे ये होता है कि वो लोग सिर्फ गोलाकार में बिल्कुल, घूमते गोल हैं। घूमने को हम घूमर कह देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं घूमर में चेहरे का कोई भाव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चेहरे का भाव लेकर के हम कब नाचते हैं, जब हम मनोरंजन के लिए नाच रहे हैं, बिल्कुल किसी के लिए। तो अच्छा लगता है कि मैं जो छोटी छोटी रील्स बनाती हूँ उन बातों को लोग अपना बना करके बोल रहे हैं, लेकिन अगेन बात फिर वही हो जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल। तो आपने आधी जानकारी मेरे रील से ले तो ली, लेकिन उसको पूरा जानने की भी कोशिश कीजिए। आपने ये तो जान लिया कि हाँ भाई हमको नीची नजर करके डांस करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नीची नजर भी कितनी नीची हो, इतनी नीची नाचेंगे तो आपकी गर्दन भी ये ऐसे हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बारीकी है, आपका एस्थेटिक जिसको कहते हैं ना, आपका प्रस्तुतिकरण, आपका शरीर नृत्य करते हुए कैसा दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अब वो आप यूं नाच रहे हो और आप कमर बिल्कुल आपकी टेढ़ी हुई चली जा रही है, वो उस चीज को आपको साधना है, आपका फुटवर्क आपको देखना है। और उस फुटवर्क के लिए थोड़ी जिम्मेदारी जो हमारे वादक होते हैं उनकी भी होती है, क्योंकि वो जब ढोलक पे बजती है तो ढोलक पे वो पट पट करके थाप आती है। तो वो इंसान का स्वभाव है कि वो हमारे शरीर ऑटोमेटिकली उस पे उठ जाता है। बिल्कुल। तो हमको यूं नहीं नाचना है, हमको यूं नाचना है। इतने से में ही आपके नृत्य में फर्क आ जाता है, क्योंकि जब आप उचक के नाचते हैं तो आपके घुटने जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, और जहां आपके घुटने लॉक हो गए तो हमारे नृत्य में और परेड में कोई फर्क नहीं रह जाता। बिल्कुल। तो वो जो हम नृत्य कर रहे हैं श्रृंगार रस का एक स्वरूप है वो। तो उसके लिए बारीकियां, सिर्फ मुंह ढक लिया मैंने और मैंने पोशाक पहन लिया और गहनों से लद गया और गोल गोल घूम रही हूँ, यूं 4 हाथ मैंने यूं कर दिए, नहीं। आपकी अभिव्यक्ति उस गाने की उस नृत्य के माध्यम से है, तो अभिव्यक्त कीजिए। चेहरे का एक्सप्रेशन भले ही ना हो, पर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या घूंघट है लेकिन चेहरा तो आपको फिर भी दिख रहा है लोगों को। और अगर आपने उस नृत्य को नहीं जिया, उसमें आप खुश नहीं हुए, तो सामने वाले जना देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। और ये मिथ्या है। लोग कहते हैं राजस्थान में महिलाएं नृत्य नहीं करती, रानी महारानियां नृत्य नहीं करती हैं। आज दिन तक ये नियम है कि जब बहू ब्याह के आती है तो सबसे पहले वो नृत्य करती है, वो नाच करती है, और फिर सारी महिलाएं जुड़ती हैं और फिर वो घूमर होता है। और ये आज के समय की बात नहीं, मैं ये थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस में देना चाहूंगी। राजमाता साहब ने हमको समझाया कि ये सोचो, जैसे वो यहाँ किशनगढ़ राजस्थान से थे, उनकी शादी हुई गुजरात से, उनकी बहू आई है मध्य प्रदेश से। सो रजवाड़ों में खास तौर से इंटरस्टेट शादियां हुआ करती थी जी। तो उन्होंने कहा जब नई बहू आई है, आज का समय अलग है, मोबाइल हैं, दुनिया भर की चीजें, पर वो तो अकेली आई है इतनी दूर। तो इतना सुंदर ये परंपरा है कि इसके कारण उस लड़की के मन में जितना भी संकोच है वो खुल जाती थी थोड़ी सी। महिलाओं के ही बीच में आकर के वो सबसे पहले, और जब आप डांस करते हैं ना तो आपका कनेक्ट जो है सीधा अपने आप से रहता है। उस वक्त फिर हम ये नहीं सोचते किसने क्या देखा, किसने क्या कहा। जब हम नाचते हैं तो आप स्वांतः सुखाय के लिए नृत्य करते हैं। तो जब राजमाता साहब ने जब एकेडमी शुरू की तो डेफिनेटली राजघरानों में था कि अब रानी महारानियां क्या नृत्य सिखाएंगी। उन्होंने कहा मैं तो स्टेज पे जा नहीं रही हूँ, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि हम कैसे नाचते थे। हमारे पैलेसेस खुल गए हैं, हमारे कॉस्ट्यूम, हमारे बेडरूम्स जो हुआ करते थे, लोग म्यूजियम के जैसे देख रहे हैं, लेकिन हम जैसा नाचे, हम जैसा गाते थे, पता होना चाहिए। तो इसीलिए वो सारी डिटेलिंग वो हमको सिखाते थे कि ये देखिए, उनकी किताब जो है उसमें ये सारी डिटेलिंग्स भी हैं। तो उन्होंने कहा जब बहू आती थी वो नाचती थी, उसके बाद में जब सारे लोगों के साथ मिल करके वो डांस करती थी, तो एक ये दृष्टिकोण ये भी रहता था कि बहू कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उसने कितनी जल्दी दूसरे स्टेप्स को सीख लिया। बिल्कुल। और कितनी स्वभाव से कितनी कोमल है। बहुत सारी चीज आप जब नृत्य करते हैं ना तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जितना धीरे भाव भंगिमाओं से बहुत पता चलता है। जी हाँ। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, अब लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड म्यूजिक ले आते हैं। रिकॉर्डेड म्यूजिक ले लिया, ऑनलाइन सिखाते हैं, क्लासेस सिखाते हैं। हमारी एकेडमी
ना ऑनलाइन सिखाती है, ना हम क्लासेस चलाते हैं। राजमाता साहब ने कहा ये मेरा व्यापार नहीं है कि मैं अपनी संस्कृति दूसरों को बेचूं, मैं वर्कशॉप के ही माध्यम से लोगों को सिखाऊंगी। तो हम सिर्फ वर्कशॉप के माध्यम से सिखाते हैं, और जो मैं आप लोगों के साथ में अभी चर्चा कर रही हूँ, ये सारी बातें हमारी वर्कशॉप में और इससे कहीं ज्यादा। वो बाकायदा हमको हर गाने का मतलब क्यों गाया जाता था, हमसे गवाती थी, तो हमको वो गाने सारे ध्यान में हैं, गाते हैं उसी तरीके से हम लोग। तभी हम लोग वो कहते थे कि देखो ये जो गीत है ना, वो ऐसे थोड़ी है कि रानी बैठे, रानी साहब बैठे, मारो मन को नहीं लागे विरह में हूँ, कभी एक गानो लिख दो मारा जी, ऐसे थोड़ी होता था जी। वो उनके, हमने अपना जीवन गाया है इन गानों के माध्यम से। वो स्पष्ट कहती थी कि जितनी भी है, किसी भी घूमर को, नाच के गीत को आप उठा लो, अंत में कोई भी, जैसे मीरा जी के जो शब्द हैं, जो भजन है, उसमें मीरा बाई कहे अंत में आता है। ऐसे ही जो भी कवि लिखता है बैठ कर, उनका नाम अंत में होता है, छाप, बिल्कुल वो अपना एक सिग्नेचर है उनका। उन्होंने कहा हमारे घूमर के और नाच के गीत उठा लो, कहीं पर भी किसी कवि का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम महिलाओं द्वारा अपने जीवन को गाया गया है। तो वो अभी वो बात करिए, एक अंतरा जो है उसमें बात हो रही है कि तीज चल रही है, दूसरे अंतरे में वो बहू का बच्चा हो गया, वो बात है। तीसरा अंतरा आ गया तो उसमें जो है अलीजा जो है जीत करके आए, जंग जीत के आए हैं। तो ऐसे अनेक गीत हैं, तो वो हमको सब सिखाती थी। और दुर्भाग्य की बात यह कि अभी कितनी बार हमारे पास कुछ गायक आते हैं वो लंगा मांगनिया जी, लेकिन अब वो नई जनरेशन के हैं, तो उनको वो पुराने वाले गीत नहीं आते जो हमको राजमाता साहब ने सिखाए थे। तो जैसे सब प्रचलित है गणगौर के वक्त में, मैं तो पूजाला गणगौर, हाँ ये लोग गाते हैं, तो पूजन दो द्यो गणगौर, ये सबसे ज्यादा गाया जाता है। लेकिन एक गीत और है, मैं तो पूजाला गणगौर, लोगों को जानकारी नहीं है। एक बार हमारे पास एक आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं तो ये गीत ही को नहीं सुने। और हम हतप्रभ हो गए थे कि आपने इतना सुंदर, हम जिस पे घूमर करते हैं, आपने वो गीत नहीं सुना है। तो ये हमारी एक जो है जो रील्स बना रही है, उनको भी इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो टेक्नो एंड रीमिक्स वाले जो गाने हैं, आप अगर उसको कर रहे हैं, रील्स बनाने की आप पोशाक पे खर्च कर रहे हैं, आप किसी जगह पे जा करके खर्च कर रहे हैं, थोड़े वादक और संगीतकार उनको साथ में बिठा लीजिए, उनसे कहिए कुछ नया सुनाइए। नया माने नए जमाने का नहीं, जो पुराना गाना है और लोगों ने सुना नहीं है, वो अपने पिटारे में से निकालिए। हमारी अकादमी के साथ में पद्मश्री लाखा खां चलते थे, तो वो उनसे राजमाता साहब कहते, लाखा जी दूसरो गानो, और गौरी बाई जी तो थे ही, तो उन्होंने इतना हमारे पास जिसको कहते हैं ना संग्रह है, प्लस अभी हिजाइनेस किशनगढ़, उन्होंने उनके पास जो रिकॉर्डेड थे उन्होंने यूट्यूब में डाला हुआ है, दरबारी गाने, नृत्य के गाने। तो इट्स ऑल सब बाहर है, जरूरत है हमारे होमवर्क की। बिल्कुल। और आप जितना एक मुहिम चला रही है, जिस तरह से आपने कहा कि राजस्थान में महिलाएं नृत्य करती हैं, लेकिन सब नृत्य मस्ती में नहीं होते, कुछ मर्यादाओं में भी होते हैं, स्थिति परिस्थिति में भी होते हैं, वो आप आगे ला रही हैं। और जो मूल नृत्य है, जो मूल जो अपभ्रंश होकर आ रहा है, जो कंफ्यूजन चल रहा है, उसको आप दूर कर रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। राजस्थान की जो कला संस्कृति को आप सहेज रही हैं। और इससे जुड़ा एक सवाल ये आता है कि देवभूमि से आप मुंबई गई, मुंबई से फिर गुजरात, गुजरात से फिर धरती धोरों की यहाँ एंट्री हुई। यहाँ की जो ये घूमर पर आपने रिसर्च किया, इतनी मर्यादा, इतनी बारीकी आपने समझी, फिर उसको मुंबई वापस बॉलीवुड तक लेके गई। वो कहानी जानना चाहेंगे, जब वो एक घूमर एक अलग तरीके से प्रेजेंट हुआ, दीपिका पादुकोण ने आपकी सिखाए हुए स्टेप्स पर नृत्य किया, और उसके बाद युवाओं में ये गीत जबरदस्त फैला, वो सारी बातें जानना चाहेंगे आपसे। असल में मेरा परिचय संजय जी से पहले का है। जब गरबे किया करते थे हम लोग, तो 2003 में हमारा एक शो था, तो वो काफ़ी बार पूछते थे, अच्छा तुम ये राजस्थान का क्या कर रही हो? तो मैंने उनको बताया था कभी बम्बई में शो होगा तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी। तो 2003 में हमारा शो था मुंबई में जी, तो वो देखने के लिए आए थे जी। तो उन्होंने ऐसा कभी, जो प्रस्तुतिकरण हमारा वही रहता है, हमारी पोशाकें आज भी पुराने समय की है, हम नई तरीके की मेहंदी नहीं लगाते हैं, वही पचेटिया लगता है, मुठड़ी यहाँ पे मुठिया बना के होता है, चोटी वैसे ही पुरानी बनती है, वही हम आज भी मलमल वाले ही ओढ़ने पहनते हैं, रीमिक्स नहीं करते आप कभी भी। राजमाता साहब ने कहा जो हमारा है, तुम एक समय, हम लोग एक समय का जो पूरी संस्कृति है वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी में अगर हम ही ने मिलावट कर दी तो फिर हम दूसरों को नहीं कह सकते हैं कि आप मिलावट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो संजय जब देखने के लिए आए थे, तो एक तो लाइव म्यूजिक,
राजस्थानी हमारा ढोल, मुरली है, सारंगी है, ढोलक है, गाने सारे राजस्थान के। हमारे तो जो सिंगर भी बैठती हैं वो भी बाकायदा पोशाक पहन के बैठती हैं। तो जब शो खत्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले आकर के राजवंत साहब से यही अर्ज की कि हुक्म, अब जब भी मैं कोई एक फिल्म बनाऊंगा और अगर मुझे घूमर करवाना है तो आप उसमें कोरियोग्राफ करेंगे तब। तो राजवंत साहब ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, पर हमारे हिसाब का होना। उन्होंने कहा बिल्कुल जैसा आप कहेंगी वैसा ही करवाएंगे हम जी। तो ठीक है। बट ये हमारा दुर्भाग्य था कि जब 2016 में संजय ने अप्रोच किया हम लोगों को, तो 2013 में तो राजवंत साहब देवलोक हो गए थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा राजवंत साहब तो अब हैं नहीं। तो उन्होंने कहा ज्योति गाना तो मुझे करवाना है, तो अब आप करवाओ। तो मैं गई, उन्होंने गाना सुनवाया। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा राजस्थान में होता है। जी। तो उन्होंने कहा मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक कमर्शियल फिल्म है। तो ये सिर्फ राजस्थान तक नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में जाएगी। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने आपके जितनी घूमर की अलग अलग स्टाइल्स देखी थी और नाच की अलग अलग स्टाइल देखी थी, थोड़ा थोड़ा जिसको कहते हैं ना, मैं एक फूल नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं फूल का गुलदस्ता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन मिलावट कहीं पर भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो फिर उन्होंने ये भी पूछा आपके पास लड़कियां हैं जो साथ में कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, हमारी एकेडमी में लड़कियां कोई भी प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, वो अलग अलग जगह में, कोई कॉर्पोरेट में है, किसी का अपना बुटीक है, किसी का अपना बिजनेस है, लेकिन ये इच्छा है कि ये आगे काम बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं कृति महेश को इसमें ज्वाइन करता हूँ, उसका अपना ग्रुप है सब। तो पहली मेरी परीक्षा थी कि मुझे कृति को सिखाना पड़ा। और फिर उसके बाद में जब हमने सिखाना शुरू किया, तो जब आप आमतौर पर लोग देखते हैं और कहते हैं इसमें घूमर जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप अगर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे तो आपको लगेगा आपके हमारी अलग अलग घूमरों के जो मुद्राएं हैं और जो कोमलता से प्रस्तुत किए जाने वाली चीज है, उन सारों को, जैसे संजय ने रिक्वेस्ट की थी कि उसका गुलदस्ता बना करके मैं चाहता हूँ, उन्होंने हमारा देखा था हम थाली नृत्य भी करते थे जी। तो उन्होंने कहा थाली तो करवानी है, लेकिन उसमें जो है मैं चाहता हूँ वो एक थोड़ा अग्नि प्रज्वलित करके। मैंने कहा ऐसे नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वो रानी पद्मिनी जो है उन्होंने तो जौहर किया था, तो उनकी वो आर्टिस्टिक लिबर्टी थी, उनको स्क्रीन पे उसको वो दिखाना था, आभा मंडल दिखाना था, एक्सप्रेस करना था, उनका रीजन अलग था। वैसे ही फिर वो उन्होंने चरी के लिए दूसरी जगह से मंगवाए थे लोगों को, ग्रुप को बुलाया था, वो हमारा नहीं था। तो वो अलग बात है कि ये एक मैं और एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि चरी जो है वो एज अ डांस फॉर्म राजवंत साहब ही बाहर से किशनगढ़ से उन्होंने प्रस्तुतिकरण करवाया था 1961 या 61 में दिल्ली से आया था, किशनगढ़ को भी डिजाइनर्स को आया था कि कोई आप लोग के यहाँ का कोई डांस फॉर्म है तो भेजिए। तो किशनगढ़ पैलेस में हाजिरी में थी फल्गुबाई मालन। तो राजवंत साहब ने कहा उनको कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, ये जो गुजरों का नृत्य है, चरी नृत्य, उसको, क्योंकि वो जब शिकार पे जाते तो वो देखते थे गुजर महिलाएं सर पे चरी और उसमें आगे ऊपर आग जला करके शाम के वक्त वो किया करते थे, वो बहुत आकर्षित हुई थी। तो उन्होंने वो पहला ग्रुप जो चरी का था वो प्रस्तुत बना करके राजवंत साहब ने ही भिजवाया था। तो तब से चरी नृत्य जो है मंच पर आना शुरू हुआ। तो जो ग्रुप वहाँ से आया था, मैंने कहा कि इस तरीके से नहीं होता है, 3-4 मटके लगा के नहीं, चरी नृत्य में एक ही होता है। फिर वो जो उनकी यहाँ से दाएं से बाएं जो कमर जा रही थी उनको भी कंट्रोल करवाना पड़ा। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, चरी भी अलग तरीके की होती है। तो वो सारे संजय जी को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, मैं उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने जो मर्यादाएं थी इस नृत्य की, जैसे मैंने कहा इसमें आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 लड़कियां इधर से जाएंगी फिर उधर से जाएंगी, नहीं, ये गोलाकार में ही होता था। आप लोग एक बार फिर से वो गीत देखिएगा, पूरा नृत्य सिर्फ गोलाकार में जी। चाहे तब एक गोले के अंदर अनेक गोलाकार हैं या अलग 5 बने हुए हैं, पर सिर्फ गोलाकार में एक एक जो मुद्रा है, एक एक जो हैंड मूवमेंट है, वो वही है जो आमतौर से घूमर और नाच में हम लोग करते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए गीत के हिसाब से थोड़ी स्पीड डेफिनेटली उसमें ज्यादा है, पर देन अगेन वो कॉमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है। जो ओढ़ना है वो बाकायदा सबको मैं ही ओढ़ाया करती थी, क्योंकि मैंने कहा 1.5 पार्ट का ओढ़ना होना चाहिए, तो दीपिका से लेके बैक डांसर्स सभी को मैं पहनाती थी। और जो एक मर्यादा है, पहले उन्होंने कहा मैं चाहता तो ये हूँ कि घूंघट में हो, क्योंकि उन्होंने देखा था हम लोग घूंघट में भी नाचते हैं। फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं अगर दीपिका को घूंघट में नचवाऊंगा तो लोग कहेंगे दीपिका नाची, कौन नाचा, हमको क्या पता। तो
पूरा डांस ऐसे रहा, लेकिन एक बार वो घूंघट खींच घूंघट करके भी, वो वैसे बिल्कुल। भी नाची हैं। उन्होंने कहा परंपरा का ध्यान रहना चाहिए, कब होता है कैसे होता है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी कहानी में ये भी जोड़ा कि वो नई बहू ब्याह के आई है। तो जो डांसर्स थी उन लोगों को सिखाना, दीपिका तो उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा, वो भी डिटेलिंग पूछती रहती थी। तो इस गीत को जब हमने बना करके प्रस्तुत किया, उसका शूट हुआ, 10-11 दिन लगे। उसके बाद बहुत ट्रोलिंग भी हुई, लोगों ने कहा रानी महारानियाँ तो नाचती नहीं, केस भी हुआ था कोर्ट में। तो मैंने तो भेज दिया कि भाई मैंने तो इनसे सीखा है, यहाँ ऐसे है। राजमाता साहब को तो पद्मश्री इसीलिए मिला था कि उन्होंने बिल्कुल, घूमर ये को हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपका प्रयोजन अलग था, आप चाहते थे कला संस्कृति लोगों तक पहुंचे, और वो आपने बखूबी निभाया। बिल्कुल। और जो कह रहे थे, अब ये है कि उनको क्योंकि जानकारी नहीं, इसीलिए होमवर्क बहुत जरूरी होता है। जानकारी के अभाव में हम अक्सर गलत चीजों को ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं। और क्या होता है कि हम ना आजकल ये बहुत दुखद परिस्थिति है कि हम जो हो रहा था ना, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सब पहुंच जाते हैं। उस वक्त का मुझे समय याद है, लोगों ने इतना ट्रोल किया। राजस्थान जो है, यहाँ पर महिलाओं को बहुत ही लोग कहते हैं महिलाओं को घूंघट में बांध दिया, 4 दीवारी में बांध दिया, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले ये समय नहीं था। मुगल इन्वेजन के बाद ये समस्याएं सारी शुरू हुई हैं। और मैं लोग जब कहते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप देखिए, राजा जो है वो जंग में चले गए, वो युद्ध के लिए चले गए हैं, घर में महिलाएं हैं, राज कौन संभाल रहा है? वही महिलाएं संभाल रही हैं। बिल्कुल। जो बच्चा है उसको तो जब पैदा हुआ पुरुष, जो बालक बेटा हुआ है, उसको लेकर के तो राजा अपने साथ नहीं घूम रहे हैं, पर उस बालक के मन में ये भावना कि तुमको ये अपना राज्य संभालना है, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए अपनी जान तक दे देनी है, ये संस्कार कौन दे रहा है? वो महिलाएं ही तो दे रही हैं, जो घर पर हैं। बिल्कुल। तो हम जो थे हमेशा से सशक्त रही हैं, हमने भावी राजा बनाए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब सिर्फ क्योंकि घूंघट खींच लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। बिल्कुल, वो एक मर्यादा का प्रतीक है, मर्यादा है जी। प्लस और भी बहुत सारे रीजन थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको अपना जानकारी पहले जानिए, क्योंकि आप किसी को गाली दे रहे हैं। लोगों ने मुझे छोड़िए, मेरे माँ, पिताजी, खानदान सब जगह तक पहुंच करके दुनिया भर की गालियां वगैरह हो गई। वही बात याद रखेंगे जो आपने अच्छा काम किया, क्यों अनीशा जी? क्योंकि वो एक अलग पार्ट होता है। बिल्कुल। और तो इसलिए मैं कभी जवाब नहीं देती थी इन चीजों का। और मैंने कहा, राजवंत साहब ने कहा हुआ था, अपना काम करो, लोग क्या कहते हैं उसकी बिल्कुल। चिंता तो इसलिए इन चीजों को काम ही हमारी पहचान बनाता है। बिल्कुल अनीशा जी, इनको हटाकर अब वो याद करना चाहेंगे जब आपको घूमर के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड या फिर बड़े अवार्ड्स मिले, उस समय क्या फीलिंग हुई थी? कुछ नहीं, उस वक्त मैं जब भी आता था मैसेज कि ये है, तो मैं राजवंत साहब को याद करती थी, रोती भी थी बहुत बार। जब हम घूमर शूट कर रहे थे उस वक्त भी मैं बहुत बार रो जाती थी, क्योंकि जो जैसे उन्होंने हमको सिखाया समझाया था, वो वहाँ पर संजय ने क्रिएट किया था। वो क्या बताते थे कि 8 साल से बड़ा लड़का अलाउड नहीं है। तो आप देखेंगे उस गीत में पूरी सिर्फ महिलाएं हैं, खाली जो हिजानेस आते हैं तो उनके साथ में 2 आते हैं, वो 2 भी जो आते हैं, मैंने कहा वो महारानी सा की तरफ नहीं देख सकते। तो वो आप गीत में ये थोड़ा डिटेलिंग है, देखिएगा, वो दोनों दीवार को की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं। जो हम फिर से देखेंगे आपके समझाने के बाद। आप देखिए, ये डिटेलिंग है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और किया भी। तो जब वो आता था कि अवार्ड मिल रहा है, तो मैं तो धन्यवाद देती थी राजमाता साहब का, फिर अपने माँ पिताजी का और अपने सास ससुर का भी, क्योंकि अगर शादी के बाद वो ये कह देते कि नहीं करेंगे आप, तो मैं तो फिर कैसे करती। तो बहुत भावुक होती थी और अच्छा लगता था कि हमारी इस संस्कृति को पहचान मिल रही है, लोग जान रहे हैं जी, और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपके लिए पुरस्कार क्या है? दर्शकों की तालियां, या फिर अचीवमेंट के तौर पर हम देखें तो कोई अवार्ड? मतलब आप किस चीज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं? जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेल करते हैं, या वो इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में, इसको सहेज कर रखने में भूमिका निभाते हैं, तब आपको ज़्यादा खुशी होती है? या फिर जब आपको अपने नृत्य के लिए, जैसे घूमर गीत के लिए आपको अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला, तो वो पल आपके लिए खास था? वो सब तो ख़ास हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मेरा नृत्य देख कर के नीचे लोग कमेंट करते हैं, मेरी दादी भी ऐसा ही नाचती है, मेरी नानी भी ऐसा ही नाचती है जी। वो मेरे लिए, जिसको कहते हैं ना कि एक चरम सीमा है, जो बहुत खुशी होती है। और जब हमारे जो नए विद्यार्थी हैं, वो जो आ करके, छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं, वो इतना हमको राजमाता साहब ने ऐसे सिखाया था कि ये नृत्य तब का है जब सेफ्टी पिन और हेयर पिन नहीं होती थी जी। तो बाकायदा हमको ओढ़ना पहनाते थे, माथा संभालो नाचते वक्त,
खुलना नहीं चाहिए। तो वही हमारे जो बड़े वर्कशॉप होते हैं, हम उसमें भी यही करते हैं कि ओढ़ना फिर पहनाते हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी ओढ़ना इतना इतना घूंघट खींच के, तब आप बड़े शहरों में जाओ या कहीं भी जाओ करते हैं ना, वो एक संतोष मिलता है। और मेरा हर वर्कशॉप से पहले राजवंत साहब को ही मैं याद करती हूँ कि मेरे साथ बने रहिए, मुझे गाइड करते रहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब हमारे विद्यार्थी अच्छा करते हैं और जब कमेंट ये मिलता है कि आप मेरी दादी जैसा नाचे, मेरी नानी जैसा, तो मुझे लगता है मैं सही जा रही हूँ। तो बस यही है। बाकी पुरस्कार वगैरह तो ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो आपको इतना अच्छा काम करे तो पुरस्कार कोई लाइन लगेगी अनिशा जी की। और अब एक और बात और जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान की तो बहुत सारी बातें कर ली हमने, विदेशों में भी जब आप कहीं बाहर गए हैं और घूमर को ये जो पर्टिकुलर जो मर्यादा में रहकर जो आप स्टेप्स बता रही थी नज़ाकत के साथ, एक बहुत अलग शैली के साथ, इसके लिए आपको वाहवाही मिली और आपको उसी वजह से जाना गया कि ये घूमर को आगे बढ़ा रही है, उस समय कैसा महसूस हुआ? ऐसा कोई संस्मरण याद हो आपको? हाँ, राजवंत साहब का जो ये ग्रुप है बहुत ही अनुशासन वाला है। सबसे पहले उन्होंने रशिया गए थे, उस वक्त मैं नहीं थी, 86 में जी। तो 40 साल हमारी स्वतंत्रता के उसका जो सेलिब्रेशन था, उसका उत्सव रशिया में हुआ था। तो 1.5 महीने वहाँ थे। तो राजवंत साहब कहते थे कि तुम बम्बई की लड़कियां हो, तुम जीन्स पहनो, शॉर्ट्स पहनो, जो पहनो, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब मेरे साथ चलोगे आंजने से चलना है। जो क्योंकि तब तुम लोगों को जो है, तुम राजपूत महिलाओं को रिप्रेजेंट कर। राजस्थानी में भी कहते होंगे वो कुछ ऐसा याद हो उनकी कोई बात? आप अच्छे से बोल रहे हैं राजस्थानी। नहीं, वो तो कहते थे भाई मारी जान मारे सागे चालनो तो एकदम माजने से चालनो, तू बामणी नहीं, तू बनिया नहीं, तू कोई कुछ को नहीं, थारे पैरों पर ही साड़ी का तो सलवार कमीज, वो भी दुपट्टे रहो, बाल बांधना, बिंदी कान में, हाथ में, गला में। तो हम लोग का नियम है कि हम जब अकेडमी की सदस्याएं जब जाती हैं, कोई नाइटी कैरी नहीं करता है, सलवार कमीज, दुपट्टे वाला। आज भी हमारा जब वर्कशॉप होता है, कोई रजिस्टर करता है तो लिस्ट जाती है आप क्या कपड़े पहन के आएंगे। लेगिंग्स हैं तो आप अनारकली पहनिए, क्योंकि हमारे म्यूजिशियंस नीचे बैठते हैं। आप जब नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपका कपड़े एक वो ग्रेस जो है, तो वो जो है आपके शरीर को आपको संभाल के चलना है। साड़ी भी अगर आप पहन के आ रहे हैं तो आपका अच्छे से कवर करके करना है। बिल्कुल। तो जब विदेशों में भी जाते हैं तो वो हम जब बाहर जा रहे हैं तो साड़ी ही पहनेंगे, सलवार कमीज ही पहनेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। उन्होंने कहा हमको देख के लोगों को पता चलना चाहिए ये भारतीय महिला आ रही है। और भारतीय भी जो जानकार होंगे, तो जब आप कोई भी प्रोसेशन होता है तो हम पूरा पोशाक में जाएंगे, राजस्थान की राजपूत महिलाएं आ रही हैं, राजस्थानी महिला आ रही हैं, ये आप इस वक्त भूल जाओ उत्तराखंड से हो, गुजरात से हो, कर्नाटका से हो, इस वक्त आप राजस्थान की महिला को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जाते हैं तो लोग आते हैं, घेरते हैं, और फिर अच्छा राजस्थान राजस्थान पपेट डांस, फिर हम उनको बताते हैं क्या है क्या नहीं है। हीना टाटू, उनको मेहंदी भी चाहिए, तो अब वो उनको हमारे साथ हिना तो होती नहीं है, हम तो फिर वो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे आपने मेहंदी लगाई, क्योंकि उनको डिजाइन की आदत है। फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो उन लोगों को भी बड़ी खुशी होती है। हम ICCR के थ्रू जाते हैं, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में हम लोग रजिस्टर्ड हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने देश को कहीं पर रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व कर रही हूँ मैं। ये एक बहुत गर्व की भावना होती है। और फिर तो होता है कि जब जाकर के राजवंत साहब के पास जाके बोलते थे कि धन्यवाद, आपने हमको ले लिया, इस लायक समझा। तो ये छोटी मोटी जो चीजें होती रहती थी और अभी भी होती हैं, जब हम जाते हैं तो वो जो हम जो महसूस करते हैं ना, उसको मेरे ख्याल से अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है। लेकिन बस ये रहता है कि ईश्वर ने हमें इस माध्यम के लिए चुना, वो बहुत बड़ा धन्यवाद जी। अनुभव आपके इतने सारे हैं, आप एक इतने खूबसूरत नृत्य के साथ में जुड़ी हुई रही हैं, तो लेकिन हमारा जो वक्त है वो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। आप हमारे जो दर्शक हैं, खास तौर से जो युवा महिलाएं हमें देख रही हैं, जो नृत्य में दिलचस्पी रखती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, अब समय ऐसा है कि भारत एक बार फिर से उदय हो रहा है भारत का, और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, इसमें कोई गलत बात नहीं। मेरी भी बेटियां हैं, उन्होंने भी नृत्य सीखा है, कपड़े अलग पहनते हैं, लेकिन हमको अपनी जो जड़ें हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। तो आपको जो करना है कीजिए। अब जैसे हम बाहर जाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा सब खाते हैं, लेकिन अंत में जो भाता है जी को, वो तो यही है कि जब दाल बाटी खा ली या दाल चावल खा लिया या ऐसे है,
तो वैसे ही अपनी संस्कृति को अगर आपको वाकई चाहिए कि आप अनेकों में एक दिखें, तो अपनी संस्कृति से जुड़िए और जो भी करना चाहती हैं उसकी जानकारी अच्छे से, उसका होमवर्क कीजिए। जी, थोड़ा सा राजस्थानी में भी संदेश दे रहे हो। नहीं, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो माँ को साचो परंपराएं हैं, हाँ यानी आपने ही आगे लेन जानो है। हाँ बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो साड़ी पहनने का तरीका है, माथा ढकने का है, नृत्य करते वक्त उतना ही सुशील नृत्य करना है। सिर्फ नृत्य नहीं, हमको अपने म्यूजिशियंस का भी ध्यान रखना है जी, उनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए। आप उनको बुलाइए, रिकॉर्डेड रीमेक्स वगैरह वगैरह सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब ब्याह हुए तो इन बुलाओ, नेक दियो, बोलो कि ब्यावरा गाना गाए। घर में बच्चा हो तो बुलाओ, बोलो बच्चे रा गाना जच्चा। लोगों को पता नहीं है कि लेकिन राजस्थान में भी जब बेटी जन्मी है तो उसके लिए भी गाने हैं जी, वो गाओ। जी, यानी कि लोक कला और परंपरा को आगे बढ़ाएं और संस्कृति को जो है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि वृक्ष वही बड़ा होता है जो अपनी जड़ों के साथ में जुड़ा रहता है, उसका तना उतना ही मजबूत होता है। तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप भी उस मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहेंगे। बिल्कुल। और अनीशा जी, जो आज ज्योति जी ने ये भी बात बताई कि मस्ती और मर्यादा दोनों अलग अलग है। मर्यादा में रहकर भी मस्ती की जा सकती है और मस्ती में मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बारीक सी जो रेखा है वो उन्होंने बताई है। तो अब अलबेलो राजस्थान में हम आपसे अनुमति चाहेंगे और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी आज की गेस्ट ज्योति जी को कि वो यहाँ पर पधारी और उन्होंने हमें घूमर नृत्य की जो बारीकियां हैं वो समझाई। अब मुझे यानी अनीशा सिंह को और मुझे यानी विक्रम सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। अलबेलो राजस्थान में इसी तरह मोतियों से महंगे मेहमान आप तक आते रहेंगे और अलबेलो राजस्थान में वो क्यों इतने खास है वो खुद बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।